नमस्कार दोस्तों, कृषि रथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। हमने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स को एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसीडर किया जाता है और कैसे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और हम उन्हीं ऑर्गेनल्स को क्यों कंसिडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर, और कैसे ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम अपनी सेल की सिक्रेटरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज अपन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनका सीधा कनेक्शंस होता है अपना प्लांट फिजियोलॉजी से। तो आप कोरिलेट करके इसको पढ़िएगा। जब आप ये ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे भी उसको रिवीजन करिएगा और उसको देखिएगा, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और उसी के साथ में अपन माइनर ऑर्गेनल्स में देखेंगे माइक्रोबॉडीज को। तो अपन स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, जब भी अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं अपन हिंदी में इसको बोलेंगे सूत्रकणिका। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब भी इसकी बात की जाती है, ठीक है, अपन छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जरूर आती है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आज अपन ये देखेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है। देखिए, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलने का कारण यही है कि ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करने में इसका क्या होता है, अहम योगदान होता है। कैसे करता है, क्या करता है, ये अपन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड यानी कि धागे नुमा संरचना, ठीक है। और इसके बारे में कॉन्ड्रियम के बारे में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, यानी कि ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं जो किस में प्रेजेंट रहते हैं, सेल यानी कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, अपने एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको क्या बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी अपन बात करेंगे सिंगुलर, अपन इसको क्या बोल देते हैं, जब इसकी सिंगुलर फॉर्म की बात करेंगे तो इसको क्या बोल दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल फॉर्म है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। आर द सेलुलर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, अपन इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये साइट्स होती है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। देखिए, रेस्पिरेशन के बारे में अपन नॉर्मली बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि अपन जब खाना खा रहे हैं तो उस खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली मिलती है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू ये काम होता है, और वो प्रोसेस होती है कौन सी, रेस्पिरेशंस। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के तहत क्या देखा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। और ये प्रोसेस अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया पे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल दिया जाता है, साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ में आया होगा। ए प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिलीज फ्रॉम शुगर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अपन रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोल सकते हो, या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन, और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी को अपन किस में यूटिलाइज किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब अपन एटीपी की बात करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक्चुअल में है क्या, ये अपन इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। यानी कि जब भी किसी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, यानी कि किसी भी उपापचयी रिएक्शन के अंदर या किसी भी उपापचयी अभिक्रियाओं के अंदर अपने को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से कैसे फुलफिल की जाती है, वो वाया एटीपी फुलफिल की जाती है, ठीक है। यानी कि अपने पास में एटीपी रहेगी तो अपने पास में किसका स्टोरेज है भाई, एनर्जी का स्टोरेज है। इसीलिए अपन एटीपी को क्या बोल देते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है। और ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के तहत, ये रेस्पिरेशन के तहत, और इसके साथ में अपन ने इसको क्या बोल दिया है, शुगर मेटाबॉलिज्म।
यहाँ से अपने पास में अपने को क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एटीपी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, समझ में आया कि ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत अपने को क्या देखने को मिलेगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी देखने को मिलेगा। अभी एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, ये रेस्पिरेशन के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। और इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। ठीक है, और कैसे बनाएगा, एडीपी प्लस आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों के मिलने से यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एटीपी के रूप में क्या स्टोर की जाती है, एनर्जी यहाँ पे स्टोर की जाती है। अब मैं बात करूं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैंने आपको बताया कि ग्रीक वर्ड माइटो मतलब क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। यानी कि ये क्या है, अपना थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, अपना कोशिका के अंदर ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। देखिए, जब भी अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसके डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं। अब ये नाम क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, जिसकी वजह से इसको ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ये अपन जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने को ये नाम समझ में आते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, पावर हाउस ऑफ सेल बोला। ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्यों बोला इसको पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज की जाती है शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर, और उसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी को बनाने में यहाँ पे उस एनर्जी को उपयोग में लाया जाएगा या उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को क्या समझ में आई कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करता है, अपना हेल्प करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में यानी कि अपन इसको इंजन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेल विद इन सेल। देखो, अपन जब बात करते हैं सेल विद इन सेल की, यानी कि अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही जो नाम है ये अपन क्लोरोप्लास्ट को भी देते हैं। सेल विद इन सेल अपन ने इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए अपन क्या करते हैं कि इनको मानते हैं एंडोसिम्बायोंट। देखिए आगे नाम लिखा होगा यहाँ पे, एंडोसिम्बायोंट्स मानते हैं। एंडोसिम्बायोंट्स कैसे मानते हैं कि ऐसा, जब ये एंडोसिम्बायोंट थ्योरी जब दी गई, तो इसमें ये सोचा गया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसी से इवोल्यूशन हुआ है, किसका, यूकैरियोट से। यानी कि अपने जो प्रिमिटिव्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स के। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या देखा गया कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर किसको देखा गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स को। और यही प्रोकैरियोटिक सेल्स आगे जाके क्या बनी होंगी, अपने ये ऑर्गेनल्स बन गई होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल विद इन सेल, यानी कि इसके पास में सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे इसके पास में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, अपना डीएनए भी होगा, राइबोसोम्स भी होंगे। ठीक है, और ये अपना इंडिविजुअल ये जो फंक्शंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेल विद इन सेल, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका भी इसको बोल दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनल की, ऑटोनोमस ऑर्गेनल में क्या होता है कि वो अपना फंक्शंस क्या करता है, खुद परफॉर्म करेगा पूरा। देखिए, जब भी अपन बात करते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रही है, डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, इसके लिए इनको क्या, कुछ ना कुछ एंजाइम, मतलब जो भी अपनी रिएक्शंस हैं उसके लिए अपने को क्या रिक्वायर्ड रहता है भाई, एंजाइम रिक्वायर्ड रहता है। अब ये एंजाइम कहाँ से आता है, ठीक है, ये प्रोटीन से आता है। ये प्रोटीन कहाँ से आती है भाई, ये प्रोटीन आती है कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए। डीएनए ही एनकोड करता है किसको, प्रोटीन को। ठीक है, डीएनए से ही अपना क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंजाइम के अंदर। ठीक है, तो ये जो एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कौन करता है, अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट के साथ भी अपने को ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, तो और ये कुछ डिपेंडेंट रहता है अपने जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती हैं, और जो किसके थ्रू बन रही हैं, न्यूक्लियस के थ्रू बन रही है, उन प्रोटीन्स पे भी ये क्या रहती है, डिपेंडेंट रहता है थोड़ा। मतलब इसीलिए क्या है कि ये जो अपना जो फुली है ना, फुली फंक्शंस को ये क्या नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अगर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट प्रोटीन्स या डिफरेंट एंजाइम्स की, वो अपन फुलफिल नहीं करते हैं थ्रू न्यूक्लियस या थ्रू साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, इसीलिए अपन इसको नाम दे देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल।
जिसको अपन क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर, अर्ध स्वायत्त अंग, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल को क्या बोला जाता है भाई, अर्ध स्वायत्त कोशिका, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने क्या बोला, एंडोसिम्बायोट्स, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बताया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। और जो देखो ये भी अपना इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल है। देखिए अपन कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये अपने खाने से आती है, और खाने से भी डायरेक्ट तो नहीं आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है। और वो प्रोड्यूस कौन करके दे रहा है अपने को, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, मोस्ट एक्टिव एंड बिजी ऑर्गेनल ऑफ द सेल, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कौन करके, किसके थ्रू अपन फुलफिल कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के तहत अपन इसको क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कैसे डिस्कवर किया गया होगा और कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कोलिकर, अल्टमान और अपने सी बेंडा, ठीक है। अपन बात किसके बारे में करेंगे, कोलिकर के बारे में। 1857 में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। लेकिन फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन किया था किसने, अल्टमान ने, है ना। और अल्टमान ने इसको नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट, ठीक है। और इसको इसके बारे में क्या बताया था कि ये कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है, अपना रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। यानी कि इसको आइडेंटिफिकेशन किया था एज अ ऑर्गेनल, और उसको नाम दिया था क्या, बायोप्लास्ट। और इसके साथ में इन्होंने क्या बताया था कि ये कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये जो टर्म थी माइटोकॉन्ड्रिया, ये दी थी अपने सी बेंडा ने, और सी बेंडा ने ये कब दी थी, 1898 के अंदर। अब ये टर्म क्यों दी, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीक वर्ड, जिसमें माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है भाई, ग्रेन्यूल्स। यानी कि ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अपने को कोशिका के अंदर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक कोशिका के अंदर, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल। एक कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसको अपन नाम दे देते हैं क्या, कॉन्ड्रियोम, ठीक है। क्या नाम देते हैं भाई, कॉन्ड्रियोम। अब अपन किसकी बात करेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रेजेंस होती है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। जब भी अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इसके जो नंबर है या इसकी जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करेगी एक कोशिका की एक्टिविटी के ऊपर, एक सेल की एक्टिविटी के ऊपर। यानी कि सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव है उसको वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको उतने ही ज़्यादा क्या चाहिए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल की जाएगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू फुलफिल की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। यानी कि सेल जितने फिजियोलॉजिकल एक्टिव हैं, जैसे कि अपन बात करें कि जो बर्ड्स हैं तो बर्ड्स को उड़ने के लिए ठीक है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनके जो फीदर्स होते हैं उनमें मसल्स होती है जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वो फीदर्स हैं और जो उनकी जो मसल सेल्स हैं वहाँ पे क्या पाया जा, अपने को क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट इन साइज। अपन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लिए कि कहाँ ज़्यादा होंगे और कहाँ कम होंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसकी साइज और शेप के बारे में। देखिए इसकी जो साइज और जो शेप होती है ना वो क्या होती है, वेरिएबल होती हैं, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डिफर इन साइज एंड शेप एंड कैन मेक इट शेप सॉसेज। यानी कि ये सॉसेज शेप का देखने को मिलता है या फिर ये अपने को देखने को मिलेगा क्या, सिलेंड्रिकल। अपन इसके डायमीटर के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका डायमीटर लगभग जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके बराबर सही होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.221 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और इसकी लेंथ अपने को 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर क्या होती है, देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। देखिए जब भी अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो अपन बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनल है, जब अपन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को देख रहे थे तो वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स वहाँ पे अपने को देखने को मिले।
जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कैसे ऑर्गेनल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है, डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कैसा ऑर्गेनल है, बाई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इसके अंदर अपने को डबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन। जब अपन इसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल अपने को देखने को मिलती है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अपन इसको क्या, और वो क्यों होती है, उसका रीजन होता है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है भाई, पोरीन प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलती है। जब अपन किसकी बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन की जब भी अपन बात करेंगे तो ये लेस परमिएबल होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलती है, इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती है। वो इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ में क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। और इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे अब जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, रिएक्शंस क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसको सरफेस वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी फॉर रिएक्शंस, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, उसके अंदर की साइड में जब अपन चलेंगे इनर मेम्ब्रेन के साइड में तो फिर अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर की साइड में अपने को यहाँ पर मैट्रिक्स देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसको अपन बोलते हैं। उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है तो इसके पास में क्या होगा, खुद का डीएनए होगा। तो डीएनए अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इसको राइबोसोम की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो राइबोसोम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो राइबोसोम और जो डीएनए वगैरह जो भी हैं, इनकी जो सिमिलरिटी है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स से देखने को मिलती हैं। तो ये अपने को ऐसा ही लगता है कि कोई प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोंट भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल के बारे में आपको पता चला। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर को एक बार बना के देखते हैं कि ये अपना कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, मैंने क्या बोला कि ये बाई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ठीक है। एक ये हो गई अपनी, क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। अब अपन किसकी बात करेंगे, इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी, जो कुछ कुछ जगह से अपने को क्या देखने को मिलेंगी, इन्वेजिनेट या इनफोल्डिंग अपने को देखने को मिलेगी इस मेम्ब्रेन की। ये देखो, अब इसकी इनफोल्डिंग्स ये आपको देखने को मिल रही है। और एक ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने क्या बोला है, क्रिस्टी बोला है। और ये क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बताया क्या, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाई मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन है अपनी ऊपर वाली, और एक अपनी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है अपनी, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या बोला कि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलती है, पोरीन प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ये अपनी क्या आ गई, ये अपनी आ गई क्या, इनर मेम्ब्रेन। और इसकी परमिएबिलिटी एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी, ठीक है। इन सबको मिला के क्रिस्टी बोलते हैं, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है क्रिस्टा, ठीक है। ये जो अपनी क्रिस्टी होती हैं ये क्या करती हैं, अपने सरफेस एरिया को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, जिससे क्या होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं वो अच्छे से और आसानी से और ज़्यादा देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। अब अपन जब बात कर रहे हैं क्रिस्टी के अंदर, चलो पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है,
वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है एक तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है, अपनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होता है वो लगभग खुद फुलफिल करता है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, और इसकी सिमिलरिटी किससे रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल से। और इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे राइबोसोम, जो भी किससे सिमिलर रहते हैं, क्योंकि अपन ने जब बात की थी राइबोसोम के बारे में प्रोकैरियोटिक में जब अपन देख रहे थे, अभी अपन यूकैरियोटिक में भी डिस्कस करेंगे। जो राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है 70S होता है, यूकैरियोटिक का होता है 80S। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपन ने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो अपने को कौन सी नेचर का देखने को मिलता है, 70S का, ठीक है। यानी कि उसकी सिमिलरिटी अपने को किससे देखने को मिल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। इसीलिए अपन इसको एंडोसिम्बायोंट बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का रिलेशनशिप भी यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं इसको अपन ने क्या नाम दिया है, राइबोसोम, ये अपना क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और अपने को अब ये क्रिस्टी दिख रही है, क्रिस्टी में अपने को एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एप-नोट F1 पार्टिकल्स, उसी को अपन एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ऑक्जीसोम भी बोल दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है अपनी कहाँ पे देखने को मिलती है, इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे भी कहाँ देखने को मिलेगी, क्रिस्टी के अंदर। कैसी होती है भाई ये स्ट्रक्चर, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर को भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, इसको अपन ने क्या नाम दिया है भाई, इसको अपन ने नाम दिया है ऑक्जीसोम्स, या इसी को अपन ने क्या बोल रहे हैं, एप-नोट F1 पार्टिकल, ठीक है। या इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, परमिएबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर उसमें अपन अंदर की साइड में आते हैं, अंदर की साइड में अपने को क्या देखने को मिल रही है, इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग से क्या बन रही है, क्रिस्टा बन रही है, ठीक है। और ये क्रिस्टी, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच के स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। फिर अपन ने क्रिस्टी में देखा, क्रिस्टी में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रही है, प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन है जो क्या फॉर्मेशन कर रही है, ऑक्जीसोम। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एप-नोट F1 पार्टिकल, और इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं कि वहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर को बना लिया है, अब अपन देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है और अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। जब भी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए जब भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। मैंने बोला कैसा ऑर्गेनल है, बाई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ठीक है, बाई मेम्ब्रेन्ड है, ठीक है। डेजिग्नेटेड एज इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक को अपन ने क्या बोल दिया, इनर मेम्ब्रेन बोल दिया, एक को अपन ने क्या बोल दिया, आउटर मेम्ब्रेन। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है, हाईली कन्वोल्यूटेड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, कन्वोल्यूटेड होती है। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स एन एटीपी सिंथेज, ठीक है। मैंने बोला जो अपना एप-नोट F1 पार्टिकल्स है जिसको अपन एटीपी सिंथेज बोल रहे हैं, इसी के थ्रू अपने को क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एटीपी सिंथेज दैट यूजेज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अपने को कहाँ देखने को मिलता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके क्या किसका सिंथेसाइज करता है, ATP4 सेल। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी अपने को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलती है, विच इज एम्बेडेड इन एंड पेरिफेरल टू द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है
देखिए इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करोगे जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन, कहाँ पे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ पे आप एक एक चीज़ देखोगे, लेकिन आपको आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओ, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से बताई जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ पे इनफोल्डिंग से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन रही है, वहाँ पे अपने को एफ नोट F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्जिसोम्स देखने को मिल रहे हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टी, ठीक है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म को अपन क्या बोल देते हैं, क्रिस्टा बोल देते हैं। बोथ मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय ये स्पेस, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अपने को देखने को मिलता है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, द कंपार्टमेंट एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि मैंने क्या बोला कि जो अपना इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की साइड में अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अपने को देखने को मिलेगा। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है अपनी, देखिए रेस्पिरेशन जो होता है ना, एरोबिक नॉन एरोबिक होता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 और इन एब्सेंस ऑफ O2 अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्लाइकोलाइसिस से होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे देखने को मिलती है अपने को, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उससे बनेगा पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे कौन सा साइकिल वहाँ पे चलेगा, वहाँ पे अपना साइकिल चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो ये जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ पे होता है, वो अपना होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो द कंपार्टमेंट एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, कंटेन्स द एंजाइम ऑफ द पाथवे ऑफ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम है वो अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। द मैट्रिक्स कंटेन्स स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, मैंने वो क्या बोला, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, खुद का इसके पास में क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, कैसा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, और क्या होता है, डीएनए। ठीक है, तो दैट एनकोड सम ऑफ द आरएनएज। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन में आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। तो ठीक है, तो ये डीएनए जो होता है वो एनकोड करता है किसको, सम ऑफ द आरएनएज एंड प्रोटीन्स नीडेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये आरएनए और प्रोटीन को एनकोड करेगा जो कहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है, कहाँ पे, अपने रिएक्शंस के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस के लिए, अलोंग विथ राइबोसोम्स। ठीक है, इसके पास में खुद का क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है, तो ये इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी देखने को मिलता है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है कि देखो जब भी अपन बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो मदर का ही अपने को देखने को मिलता है। जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अपन को अपने को ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इनका रोल कहाँ पे आ जाता है अपना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस में अपने को ये चीज़ देखने को मिलती है। ये चीज़ अपन किस में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स में, लेकिन ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इन ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द मदर। ठीक है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, खाली जो माँ होती है, ठीक है, यानी कि फादर से तो अपने क्या क्रोमोसोम तो आ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन मदर से क्या है, क्रोमोसोम के साथ में अपने को क्या देखने को मिलता है, उसका साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। तो ये जो अपने ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनके पास में खुद का डीएनए होता है जो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट करता है। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस है वो किसकी वजह से है, वो क्रोमोसोम की वजह से नहीं है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम की वजह से नहीं है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, यानी कि वो इन ऑर्गेनल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी वजह से है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द मदर। ठीक है, देयरफॉर एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी कि जब अपन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे, इसके अपन डीएनए को देखेंगे, तो इससे अपन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हैज़ बीन क्वाइट यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग जेनेटिक लीनिएज सच एज रिट्रेसिंग द जियोग्राफिक रीजन्स, ओरिजिन्स एंड सब्सिक्वेंट डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। यानी कि अपन
जो पहले के जो ह्यूमंस थे, ठीक है, और जो इवोल्यूशन हुआ है उसको अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डीएनए है इसका, यहाँ पे इसमें इतना चेंज देखने को अपने को नहीं मिला है, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है अपने को, क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है, और इनर मेम्ब्रेन पे अपने को क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, इनर मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद पिन हेड पार्टिकल्स, ठीक है। ये पिन हेड पार्टिकल्स, जिसको अपन ने F0 F1 पार्टिकल बोला है, इसी को अपन ने क्या बोला है, ऑक्सीसोम बोला है, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स जो अपने F0 F1 पार्टिकल्स हैं, इसको नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फर्नांडीज मोरेन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि फर्नांडीज मोरेन ने किसके बारे में बताया था, F0 F1 पार्टिकल के बारे में यहाँ पे बताया था। देखो अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हेड ऑफ ऑक्सीसोम और F1 इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है, ठीक, देखिए क्या होता है, जो एडीपी होता है, एडीपी में ऐड क्या किया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। और यहाँ पर इसको अपन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे O2 का भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, ठीक है, कहाँ पे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनर्जी यहाँ पे यूज करके किसका फॉर्मेशन किया जाता है, एटीपी का, इसलिए अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और इसमें हेल्प कौन करता है, F0 F1 पार्टिकल्स, जो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, ये एम्बेडेड अपने को देखने को मिलेंगे कहाँ पे, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, जिसको अपन ने क्या बोला है, क्रिस्टी बोला है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बताया कि इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो, और ये क्रेब्स साइकिल अपने को कहाँ देखने को मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। बिसाइड दीज मैट्रिक्स हैव ए कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस, यानी कि इसके पास में सारा प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस देखने को मिलेगा, जिसमें अपने को क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी, डीएनए रिक्वायरमेंट रहेंगी, कुछ आरएनएस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एंजाइम्स, और अपना राइबोसोम और डीएनए, ठीक है। तो ये जो एपरेटस है अपना, ठीक है, ये प्रोटीन में हेल्प करता है। तो इसके पास में खुद की ये सारी चीज़ें होती हैं, राइबोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होते हैं, और इसके पास में क्या होते हैं, एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली जो इसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे ये चीज़ें उसको क्या नहीं करती हैं, फुलफिल नहीं करती हैं, इसको और फर्दर रिक्वायरमेंट होती है कुछ एंजाइम्स की, कुछ डीएनएस की, ठीक है। तो वो कहाँ से अपने को देखने को मिलता है, वो अपने को देखने को मिलता है न्यूक्लियर से, या फिर साइटोप्लाज्म से। वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियस के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू किस में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को देखने को मिलते हैं। इसीलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। समझ में आया होगा कि क्यों इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोल रहे हैं। देखिए अगर ये इसके पास में सारे फंक्शनरी प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते, ठीक है, या उसको ये फॉर्मेशन कर सकता तो अपन इसको क्या बोल देते, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोल देते। लेकिन ये ऐसा अपने को इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल यहाँ पे अपन इसको बोल रहे हैं। देखिए अब अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक सेल है, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखनी होंगी, जिसको अपन जूम करके देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने को ऐसा दिखेगा, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्रिस्टी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कोशिका के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर तो अपने को ऐसा दिखता है, ठीक है। आपको ये बाइमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्रिस्टी भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलता है जब अपन इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। अब अपन अपने दूसरे ऑर्गेनल पे बढ़ते हैं।
तो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया कि उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज के अंदर देखने को मिलता है, जिसको वो कहाँ पे यूटिलाइज करता है, एटीपी सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डायरेक्ट तो एटीपी सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, उसको रिक्वायरमेंट होगी फूड की। ठीक है, यानी कि खाने की, अपन जो खाना खाते हैं। तो अब ये खाना आता कहाँ से है, देखिए जब भी अपन बात करते हैं खाने के बारे में, तो ये खाना आ कहाँ से रहा है, अपन बोलते हैं प्लांट से। अब प्लांट में भी किससे, क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जो मेन रीजन है फूड का पूरे वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता रहेगा फूड फॉर्मेशन होता रहेगा, क्योंकि उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक अपने पास में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपन बोल रहे हैं उसको प्लास्टिड। प्लास्टिड या फिर इसी को हिंदी में बोल दिया जाता है लवक। तो ये जो अपना प्लास्टिड है ये भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, देखिए प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड अपने को देखने को मिलता है सारे प्लांट सेल्स के अंदर, और अपने को किस में देखने को मिलेगा, ये यूग्लिनोइड्स के अंदर। ठीक है, जो एक तरीके का क्या है, प्रोटिस्ट है। ठीक है, दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। देखिए जब अपन इसकी साइज के बारे में बात करते हैं तो ये लार्जर होता है, किसके कंपैरिजन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में अपने को क्या देखने को मिलता है, लार्जर साइज का देखने को मिलता है। तो अपन इसको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये अपने को क्या इजीली ऑब्जर्व यहाँ पे ये हो जाता है कि दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। ठीक है, जो प्लास्टिड होता है इसका काम क्या होता है, इसके पास में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट। और जो अपने को कलर देखने को मिलते हैं प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट, चाहे आप येलो कलर ले लें, चाहे आप रेड कलर ले लें, चाहे आप ग्रीन कलर ले लें, ये पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। और ये पिगमेंट्स किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। और इन पिगमेंट्स के बेस पे ही अपन प्लास्टिड को क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम भी यहाँ पे दे देते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जब अपन बात कर रहे हैं कि इसके प्लास्टिड के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन से जो पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं, इनके बेस पे अपन इसको क्लासिफाइड 3 क्लासों में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें अपन ने एक को क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला, एक को अपन ने क्या बोला, क्रोमोप्लास्ट बोला, और एक को अपन ने क्या बोला, ल्यूकोप्लास्ट बोला। देखो मैंने क्या बताया, प्लास्टिड के बारे में बताया। अब यहाँ पे प्लास्टिड को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे। एक अपन ने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट, जो अपना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। एक को अपन ने क्या बोल दिया, क्रोमोप्लास्ट, और एक को अपन ने क्या बोल दिया, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो जब भी अपन किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और यही जो क्लोरोफिल है इसका इंपॉर्टेंस होता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, अपन क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, तो जब भी अपन क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स को क्या करता है, स्टोर्ड डिफरेंट पिगमेंट्स। जैसे अपने को क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, जैसे क्या हो गया, जेंथोफिल हो गया, जैसे क्या हो गया, लाइकोपिन हो गया। तो वो किसके अंदर अपने को स्टोर देखने को मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट की जब भी अपन बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, स्टोर फूड या न्यूट्रिएंट्स। जैसे अपन किसके बारे में बात करते हैं, एमाइलोप्लास्ट, यानी कि ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करके रखेगा, जिसके अंदर क्या स्टोर देखने को मिलेगा अपने को, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च वगैरह है ना, किसको स्टोर करके रखेगा, स्टार्च वगैरह को। एक क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट,
एल्यूरोप्लास्ट में अपने को क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन स्टोरेज, और ये अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, सीड के अंदर, ठीक है। और एक अपना क्या होता है, एलियोप्लास्ट। ये जो एलियोप्लास्ट होता है वो किसका काम करता है, लिपिड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा प्लास्टिड को अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, इसके बेसिस पे अपन ने प्लास्टिड को डिवाइड किया। एक अपन ने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट, एक को अपन ने क्या बोला, क्रोमोप्लास्ट, और एक को अपन ने क्या बोला, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है अपने को, क्लोरोफिल। कैसे कलर का होता है ये, ग्रीन कलर का होता है। और किस में हेल्प करता है ये अपना, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू अपने को क्या मिलता है, फूड मिलता है। पूरे वर्ल्ड को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मैंने क्या बोला, क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमो का मतलब ही क्या होता है, कलर होता है, और प्लास्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जिसके पास में क्या है, कलर है, यानी कि क्या है, पिगमेंट है। तो ये क्या काम करता है, स्टोर्ड डिफरेंट पिगमेंट्स इसके अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कैरोटीन हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, लाइकोपिन हो सकता है। देखिए अपन कैरोटीन के कलर की बात करते हैं, तो कैरोटीन का कलर कैसा होता है, येलोइश ऑरेंज। अब जेंथोफिल का कलर कैसा देखने को अपने को मिलेगा, ये येलोइश कलर का होता है। और लाइकोपिन तो आपको पता ही है कौन से कलर का होता है, रेड। और इसी की वजह से टमाटर का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बोला कि ये स्टोर्ड फूड या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में काम में आता है। अगर वो स्टार्च को स्टोरेज करके रखेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। ऐसा अपने को किस में देखने को मिलता है, ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर भी अपने को ऐसा देखने को मिलता है। एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें क्या स्टोर्ड रहेगा, प्रोटीन स्टोर्ड रहेगा। ये किस में देखने को मिलती है अपने को, सीड के अंदर देखने को मिलती है। एक क्या होता है, एलियोप्लास्ट, जिसको अपन ने क्या बोला, लिपिड बोला, ठीक है। यानी कि जो लिपिड को स्टोर कर रहा है, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड स्टोर कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट बोलेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन चार्ट, अब अपन यहाँ पे उसको एक एक करके पढ़े जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, एक अपना क्या होता है भाई, एक अपना क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई यहाँ पे। देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, फेट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन ने क्या बोला, कैरोटीन बोला, अपन ने क्या बोला, जेंथोफिल बोला, ठीक है। और एक अपन ने क्या बोला था, लाइकोपिन, ठीक है। एंड अदर्स आर प्रेजेंट, दिस गिव्स येलो ऑरेंज, ठीक है। यानी कि जो किसका कलर होता है, कैरोटीन का कलर कैसा होता है अपने को, येलो ऑरेंज कलर होता है। जेंथोफिल का कलर जो होता है वो अपने को कैसा देखने को मिलता है, येलो कलर ही देखने को मिलता है। और ये जो रेड कलर है, रेड कलर अपना किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, लाइकोपिन की वजह से, टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल्स आइदर एब्सेंट और ओकर इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। यानी कि जब अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल या तो एब्सेंट होगा और प्रेजेंट भी होगा, तो कुछ अमाउंट के अंदर ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ओकर मेनली इन पेरिकार्प एंड पेटल्स। जब अपन पेरिकार्प और पेटल्स की बात करते हैं फ्लावर के अंदर या फ्रूट के अंदर, जो फ्लावर और जो फ्रूट का कलर आ रहा है, तो वो अपने को कहाँ पे, पेटल्स का कलर, और जो पेरिकार्प का कलर अपने को देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलता है। जब अपने मैंने बताया आपको कि जो टमाटर या जो टोमेटो होता है जिसका रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है, वो अपने को देखने को मिलता है लाइकोपिन की वजह से। और ये लाइकोपिन कहाँ पे पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है। अब देखो क्रोमोप्लास्ट ओकर इन पेटल्स। देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, पेटल्स के अंदर। लेकिन जब अपन बात करते हैं पेटल्स के कलर की, बट कलर इन पेटल्स इज मेनली ड्यू टू वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। जो अपने ये हैं कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये तो कैसे हैं, फेट सोल्यूबल हैं। लेकिन जो पेटल्स का जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मेनली ड्यू टू वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, जो अपने को कहाँ पे, सेल शेप के अंदर या वैक्यूल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जो कौन होते हैं, एंथोसाइनिन वगैरह की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैंने क्या बात की यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल भी देखने को मिलेगा और कौन से पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में और ये पिगमेंट कैसे काम में आते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करोगे। वहाँ पे आप क्लोरोफिल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करोगे। ये जो कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोफिल वगैरह, इनके बारे में भी आप वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपन टाइप की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पास में क्या क्या होता है, कंटेन करता है ये क्या, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो ट्रैप करता है किसको, लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फिर ये क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अपने को यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है देखने को मिलता है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देखो जब अपन ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, मैंने क्या बोला कि ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, और इसी स्टोरेज के बेसिस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया है वहाँ पे। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड क्यों है, क्योंकि इसके पास में पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ऑफ वेरिड शेप एंड साइज, डिफरेंट डिफरेंट साइज की, ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर, देखिए एमाइलोप्लास्ट एक नाम ये याद रखना कि जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो किसके स्टोरेज का काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जो अपने को किस में देखने को मिल रहा है, ट्यूबर क्रॉप यानी कि पोटैटो के अंदर देखने को मिल रहा है। एक अपना क्या होता है, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या काम करता है, स्टोर ऑयल, जिसको अपन लिपिड, ऑयल एंड फैट यानी कि लिपिड स्टोरेज का काम करता है। और एक अपना क्या है, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक, ये तीनों टाइप आ गए जो क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। पिगमेंट्स एंड लेमिलर स्ट्रक्चर, ये लेमिलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अभी अपन। तो ये जो पिगमेंट्स एंड लेमिलर स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होती है किसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। जनरली ओकर्स इन नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आप लोगों को। अब अपन डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल है, जो मैंने किसके बारे में बताया था, ये मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए अपने सेल में 3 ऑर्गेनल ऐसे हैं जो बाई मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। कौन कौन से हैं, एक तो न्यूक्लियस है, याद रखिएगा, एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया है और एक अपना कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन्ड हैं। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगा। एक अपन चार्ट बना लेंगे जिसमें अपन देख लेंगे किसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, किसमें बाई मेम्ब्रेन पाई जाती है और किसमें मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती। ठीक है, कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर कोई इनफोल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती हैं। ये अपनी क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने को क्या देखने को मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सिंगुलर को थाइलेकोइड्स बोल देते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमिएबल होती है। क्यों होती है ये मोर परमिएबल, क्योंकि इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है, पोरीन प्रोटीन देखने को मिलती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है।
ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर अपने को स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है जो सिक्के के ढेर यानी स्टाक्स के रूप में है, ठीक है। इसमें एक सिंगुलर को अपन क्या बोल देते हैं, ये लेमिलर स्ट्रक्चर ही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, थाइलेकोइड। बहुत सारे थाइलेकोइड्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ग्रेनम। यानी कि एक ये जो एक जगह पे थाइलेकोइड्स का ढेर है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम, ठीक है। और ये सारे जो ग्रेनम है इनको मिला के क्या बोला जाता है, ग्रेना, ठीक है। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, ये राइबोसोम देखने को मिलेगा, इसके पास में भी खुद का क्या होगा, डीएनए होगा जो डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। डीएनए इसके पास में देखने को मिलता है, राइबोसोम इसके पास में देखने को मिलता है। और इसको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स बोल रहे थे, वैसे ही अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। अब इनका क्या रोल होता है, देखिए जो थाइलेकोइड्स होते हैं वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, थाइलेकोइड की भी मेम्ब्रेन के ऊपर ये अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर ये जो पिगमेंट है और ये हेल्प किस में करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये अपने को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड समझ में आया होगा, थाइलेकोइड क्या है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनम क्या है, और ये जो सारे ग्रेनम्स को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना यहाँ पे बोल देते हैं। स्ट्रोमा ये अपना क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो है मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का ही होता है, ठीक है। थाइलेकोइड के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट कौन से, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स वगैरह यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलते हैं। अब ये जो बीच की जो ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रही है, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा लेमिली। अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस की। ज़्यादा डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि उससे आप कोरिलेट कर पाओ। फोटोसिंथेसिस में अपने को दो रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जिसमें अपन एक को क्या बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन बोल देते हैं, और एक रिएक्शन को अपन डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। अपन ने लाइट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। और जो अपनी डार्क रिएक्शन होती हैं वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड नहीं करती, लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये किस पे डिपेंड करती है, जो लाइट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो अपने को लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगी, थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमिली के अंदर, ठीक है। इसमें भी क्या देखने को मिलता है, फोस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। एक साइक्लिक रिएक्शन होती है, एक नॉन साइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आप लोग जब आप क्लोरोप्लास्ट को पढ़ो तो आप किसको पढ़िएगा, आप वहाँ पे देखिएगा फोटोसिंथेसिस को प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसके स्ट्रक्चर को जब आप अच्छे से पढ़ पाओगे तभी आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन अपने को कहाँ पे देखने को मिल रही है, थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमिली के अंदर देखने को मिल रही है। और जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, तो ये यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलती है अपने को, स्ट्रोमा के बारे में। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आपको ये समझ में आई होगी। इन एडिशन टू द इनर एंड आउटर एनवेलप मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट पजेस है थर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। देखो
जो अपना थाइलेकोइड्स या ग्रेना या फिर जो ग्रेनम वाली स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा लेमिली वाली जो स्ट्रक्चर है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसको अपन ने क्या बोला है, थाइलेकोइड्स बोला है। स्टाक्स ऑफ थाइलेकोइड, जो स्टाक्स ऑफ थाइलेकोइड है, मैंने क्या बोला कि जैसे ये एक थाइलेकोइड है, ये दूसरा थाइलेकोइड है, ये तीसरा थाइलेकोइड है, ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड्स मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। और बहुत सारे ग्रेनम्स मिलके कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, यानी कि जो बहुत सारे ग्रेनम हैं उनको मिला के अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, प्लूरल को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स दैट फंक्शंस इन द फोटोकेमिकल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। मैंने यही बोला कि जो भी पिगमेंट्स हैं अपने कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल और जो कैरोटिनॉइड्स है, वो अपने को कहाँ पे एम्बेडेड यानी कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अपनी क्लोरोप्लास्ट जो थाइलेकोइड्स हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अपने को ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, ये पिगमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड में भी कहाँ देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर। एडजेसेंट ग्रेना आर कनेक्टेड, भाई मैंने क्या बोला, जैसे ये एक ग्रेना हो गया, ठीक है, वैसे यहाँ पे जैसे ये दूसरा जो ग्रेना हो जाएगा, तो ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेड करने वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं फ्रेड चैनल भी बोल सकते हैं, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। ये चीज बताई मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर। सिंगुलर को लेमिला बोलेंगे और प्लूरल को क्या बोलेंगे, लेमिली। द फ्लूइड कंपार्टमेंट सराउंडिंग द थाइलेकोइड्स, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के साइड में जो कंपार्टमेंट होगा, फ्लूइड कंपार्टमेंट, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उस फ्लूइड को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा यहाँ पे बोल दे रहे हैं। द फ्लूइड कंपार्टमेंट सराउंडिंग द थाइलेकोइड्स, वहाँ पे थाइलेकोइड्स देखने को मिलेंगी, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रोमा बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, ये देखो, ये जो अंदर है, ये इनर मेम्ब्रेन के साइड में, और ये जो अपने थाइलेकोइड्स हैं, या जो ग्रेना, ये जो ग्रेनम है, इसके अलावा जो बाकी का जो बचा हुआ है, जो फ्लूइड पार्ट है ना, जहाँ पे पाया जा रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। द फ्लूइड कंपार्टमेंट सराउंडिंग द थाइलेकोइड्स कॉल्ड द स्ट्रोमा इज एनालोगस टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने क्या बोला, ये किसका एनालोगस, यानी कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा देखने को मिलेगा। एंड कंटेन्स व्हाट मे बी अर्थ्स मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को। मैंने क्या बोला कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर होती है कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और जो डार्क रिएक्शन अपने को देखने को मिल रही है, जिसको अपन क्या बोलेंगे वहां पे, केल्विन साइकिल। तो ये जो केल्विन साइकिल है, इसमें अपने को कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, रूबिस्को की। और रूबिस्को के बारे में क्या बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा एंजाइम पाया जा रहा है तो वो कौन सा है, रूबिस्को। तो ये रूबिस्को अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी ये अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने बना के बताई। अब ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा मैंने बनाया वैसी स्ट्रक्चर है। एक प्लांट कोशिका है, प्लांट कोशिका के अंदर जब अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट अपने को ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आपको बता दी गई है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, ये देखो, डार्क स्ट्रक्चर है, ये अपना क्या है, ये अपने थाइलेकोइड्स हैं, ठीक है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रे फॉर्मेशन कर रहे हैं बहुत सारे जो थाइलेकोइड्स हैं, जो स्टॉक्स ऑफ थाइलेकोइड्स है, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, ग्रेना, ठीक है। और सारे ग्रेना को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेनम, ठीक है। ये देखो, अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर अपने को स्टॉक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, ये देखिए आप, ये एक थाइलेकोइड, दो थाइलेकोइड, ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड्स मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रेना, ठीक है, ग्रेनम, सॉरी ग्रेनम, ठीक है, क्या बना रहे हैं, ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम्स को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना। यानी कि ग्रेना क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रेनम है, यानी कि बहुत सारे ग्रेनम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो इसका जो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है,
उसको अपन ने क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। और ये किसके सिमिलर है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और ये दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच के स्पेस को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। अब आप देखो, ये थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड, ठीक है। सारे थाइलेकोइड्स मिलके कौन सी संरचना का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेनम, ठीक है। और ये जो ग्रेनम, ये जो ग्रेनम है वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये देखो, ये जो कनेक्शन है इसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्रेड चैनल बोल देते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा लेमिली यहाँ पे बोल देते हैं। ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना आपको, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। या फिर इसी को अपन क्या नाम देते हैं, फ्रेड चैनल, ठीक है। फंक्शन आपको समझ में आया ही होगा। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने यही बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है। द लाइट ड्राइवन फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पे, केमिकल एनर्जी के अंदर। द लाइट ड्राइवन प्रोसेस दैट यूजेज सोलर एनर्जी, यानी कि ये सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को यूज करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर द शुगर एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम विच all life is ultimately fabricated। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी के थ्रू यहाँ पे जो ये पिगमेंट्स हैं, यहाँ पे अपने को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के तहत अपने को क्या चीज़ देखने को मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ शुगर देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। चाहे आप किसी भी प्लांट का फल देख लो, ठीक है, आप ट्यूबर्स को देख लो, वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। और वो सारे स्टोरेज किसकी वजह से, किसकी हेल्प से किए गए हैं, वो किए गए हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस ही क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका, फूड का, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर फूड का जो कोई अल्टीमेट सोर्स है तो वो अपना क्या है, फोटोसिंथेसिस। रिएक्शंस दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन सोलर एनर्जी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, एक लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है, एक डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है। लाइट रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है, थाइलेकोइड्स के अंदर हो रही है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। जो किसकी हेल्प से होती है, यहाँ पे पिगमेंट्स की हेल्प से होती है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की वजह से। तो एक रिएक्शन तो अपनी क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम में। एक रिएक्शन ऐसी होती है इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है टू शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या बनाए जा रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च वगैरह यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। ओकर विद इन द सेमी फ्लूइड स्ट्रोमा, क्या है, सेमी फ्लूइड स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, लाइट रिएक्शन अपने को कहाँ पे देखने को मिल रही है, वो अपने को देखने को मिल रही है थाइलेकोइड्स के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, स्ट्रोमा के अंदर, दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ऑल्सो फाउंड इन द स्ट्रोमा आर क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम along with small circular molecules of DNA that encodes some of the RNAs and proteins needed in the chloroplast। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, वैसे ही जो अपना क्लोरोप्लास्ट है, तो अपना क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, क्लोरोप्लास्ट भी अपने को कैसा ऑर्गेनल यहाँ पे देखने को मिलता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल यहाँ पे देखने को मिलता है। अपन ने इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोला, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, इसके पास में खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और इसी प्रोटीन से क्या फर्दर एंजाइम्स बनते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स का ये क्या करता है, खुद ही फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स के लिए ये डिपेंड रहता है न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, वही प्रोटीन फिर फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड होके कहाँ पे जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट खुद फुलफिल नहीं कर सकता है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अगर ये सारे प्रोटीन्स या एंजाइम्स की फुलफिलमेंट खुद कर लेता तो क्या अपन इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते क्या, बिल्कुल नहीं। अपन इसको क्या बोल रहे होते, फिर अपन इसको बोल रहे होते ऑटोनोमस ऑर्गेनल। लेकिन ये ऑटोनोमस ऑर्गेनल नहीं होके कैसा ऑर्गेनल है भाई, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। किसकी तरह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ठीक है। द
एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। देखिए मैंने क्या बोला कि अपन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, एंडोसिम्बायोंट बोल रहे हैं, क्योंकि जब अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं ना तो इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसके अंदर जो भी प्रोटीन है, डीएनए है या जो भी स्ट्रक्चर्स है उसकी सिमिलरिटी किसके जैसे देखने को मिलती है। ये किसके सिमिलर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर है, कि जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसी साइज का अपना क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन है, इसके पास भी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन यहाँ पे दोनों के पास में देखने को मिल रही है। खुद का डीएनए है, डीएनए भी स्मॉल है, सर्कुलर है, ठीक है, सिंगल है, तो वैसे ही अपने को किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार ये ऐसा हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर आ गई होगी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्बायोंट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये जो सिम्बायोंट रिलेशनशिप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और यही जो प्रोकैरियोटिक सेल है आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर लेती है, सेल ऑर्गेनेल का, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो अपन एंडोसिम्बायोंट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। देखिए एंडोसिम्बायोंट थ्योरी क्या बोलती है कि प्रपोजेड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर डेराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो डेरिवेशन या ये जो डेराइव्ड हुई है या ये जो प्रकट हुई है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो एक बैक्टीरिया के घुसने से ही हुई है या फिर किसके एम्बेडेड होने की वजह से हुई है, बैक्टीरिया फिर प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बारे में सबसे पहले कौन बताते हैं, अपने पास में 1883 में आते हैं एंड्रयूज F.W. सिपमर। ये नाम याद कर लीजिएगा, सिपमर, एंड्रियाज F.W. सिपमर जो है वो कब आते हैं, 1883 में। और वो क्या सजेस्ट करके जाते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, एंड्रियाज F.W. जो सिपमर है ये क्या बताते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट अरोज फ्रॉम ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड नॉन फोटोसिंथेटिक सेल। ये जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल है वो कौन सी सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल है। जो सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो कैसी सेल है, वो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में बन रहा है। तो ये इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, 1883 में एंड्रियाज F.W. सिपमर ने यहाँ पे इस चीज के बारे में अपने को बताया। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसके बारे में बताया था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये चीज बोली थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं बोली। फिर वहां पे आगे जाके कुछ मिड 1920s में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आए जिन्होंने किसके बारे में बताया, सिपमर के आइडिया को आगे बढ़ाया और इन्होंने प्रपोज क्या किया, सिम्बायोटिक ओरिजिन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, कि जैसा सिपमर साहब किसके लिए बोल के गए थे यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के लिए, वैसा ही ये इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे किसके लिए बोल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यहाँ पे ये बोल रहे थे। फर्दर रिसर्च रिवील्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। फिर जैसे जैसे रिसर्च हुई वहाँ पे उन लोगों ने ये बताया कि ये कैसा ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल दैट कैन डिवाइड देयर ओवन एंड कंटेन नॉट ओनली डीएनए, मतलब डीएनए तो ये कंटेन कर ही रहा है लेकिन उस डीएनए से ये एमआरएनए भी बना रहा है, टीआरएनए भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके पास में खुद के राइबोसोम भी है, इसके पास में आरआरएनएज भी है, एंड राइबोसोम्स आर मोर सिमिलर टू दोज बैक्टीरियल सेल देन यूकैरियोटिक सेल। देखिए मैंने क्या बोला कि जो अपने ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनके अंदर राइबोसोम जो पाया जा रहा है वो अपने को कैसे प्रकार का देखने को मिल रहा है, 70S, जिसकी सिमिलरिटी यूकैरियोटिक सेल से नहीं है, ये 80S के सिमिलर नहीं है, ये अपने को किसके सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर देखने को मिल रहा है। इसके पास में खुद की मशीनरी भी है, इसके पास में खुद का क्या है, डीएनए भी है, इसके पास में क्या है, इसके पास में आरएनए भी है, इसके पास में राइबोसोम भी है। तो ये क्या खुद की प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद नहीं कर पाएगा क्या, बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन ये कुछ प्रोटीन्स के लिए कहाँ पे डिपेंडेंट है, ये न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है, जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के तहत कहाँ पे आती है, साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोटीन फर्दर एंजाइम में ट्रांसफॉर्म होकर कहाँ पे जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन तो खुद नहीं कर पा रहा, लेकिन कम से कम प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कर पा रहा है, जैसा अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल भी तो इंडिपेंडेंट होती है, वो भी तो सारे फंक्शंस खुद करती है,
ठीक है, वो अपने यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन भी खुद कर रही है। वैसे ही ये जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या है, यहाँ पे कैपेबल है प्रोटीन फॉर्मेशन और एंजाइम फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो सारे नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर ये सारे जो भी इसको जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सारे नहीं बना पा रहे हैं और ये डिपेंडेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर, इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इसको अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, देयर रियलाइजेशंस दैट द डीएनए, जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में, जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में, एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन सिंथेसिस है वो अपने को किसके सिमिलर देखने को मिल रही है भाई, ये अपने को देखने को मिल रही है प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर, मोस्ट सिमिलर टू दोज फाउंड इन बैक्टीरियल cells led biologists to formulate the एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। और यही जो चीज़ें हैं, यही ऐसे प्रूफ यहाँ पे हैं जो कौन सी थ्योरी को बढ़ावा देते हैं, एंडोसिम्बायोंट थ्योरी को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। और जब अपन बात करते हैं एंडोसिम्बायोंट थ्योरी के बारे में तो उसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है लिन मर्ग्युलिस को। लिन मर्ग्युलिस साहब जो थे उनको क्रेडिट दिया गया किसके बारे में, एंडोसिम्बायोंट थ्योरी के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एंड्रियाज एफ.डब्ल्यू. सिपमर से, जिन्होंने क्या बताया था यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सजेशन दिया था कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल का। ठीक है, फिर आगे जाके किसके बारे में बताया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और इन दोनों के बारे में फिर यहाँ पे कौन बोलते हैं, और उस थ्योरी को नाम दिया गया क्या, एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, जो किसने यहाँ पे प्रपोज की थी, लिन मर्ग्युलिस ने इन 1967 में प्रपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इवोल्व फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया। यानी कि ये जो अपने को स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंशिएंट बैक्टीरिया से ही डेराइव्ड हुई हैं, दैट एस्टेब्लिश्ड है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। A mutually benefited associations with primitive nucleated cells 1 to 2 billion year ago, यानी कि 1 से 2 बिलियन ईयर एगो अपने को ऐसा रिलेशनशिप हुआ होगा और फर्दर जाके ये अपने को स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ये जो माइक्रो बॉडीज रह गया है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके, अब अपन ने जो मेन ऑर्गेनल्स है, एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल यहाँ पे बचता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ में अपन डिस्कस करेंगे किसको, राइबोसोम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।